अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉक में आप लोगों ने वैदिक साहित्य से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त की थी। इस ब्लॉक में आप लोगों को मैं वैदिक काल का जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों को देने का कोशिश कर रहा हूं, जो आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। सामाजिक व्यवस्था जब हम वैदिक काल को जब गहरे से अध्ययन करते हैं तो इससे यह पता चलता है कि जो पशु पालक जो थे अर्थात कि आर्य जो थे वह पशु पालक थे। जब वह पशु के चारे के खोज में धीरे धीरे कर भारत की ओर जब आए तो निश्चित है कि उनके साथ में महिला नहीं आई होगी, या तो कुछ महिला भी साथ में आई होगी, लेकिन वो लोग यहां जब भारत आए तो यहाँ के महिलाओं के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए या तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए यहां से रहने लगे। उसके बाद में शादी व्यवस्था जब किए तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी जो सामाजिक व्यवस्था है वह अब महिलाओं पर आश्रित नहीं होगा, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में या तो उससे पहले की सभ्यता में हम देखते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है वह सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की अति महत्वपूर्ण भागीदारी थी। सिंधु घाटी सभ्यता तो देखते हैं कि वहां मात्र प्रधान ही है, लेकिन यहां जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि इसकी जो सामाजिक व्यवस्था है यह सामाजिक व्यवस्था है पितृ प्रधान। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो है वो है पितृ सतात्मा। परंतु शुरुआती काल में अर्थात कि ऋग वैदिक काल में 1500 से लेकर करके 1000 काल तक हम देखते हैं तो वहां देखते हैं कि पुरुष और महिला में समानता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में जब हम देखते हैं कि नारियों की स्थिति में गिरावट आई है, उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया जाता है। ऋग वैदिक काल के बाद के कालों में धीरे धीरे और भी स्थिति खराब हुई है महिलाओं की, लेकिन शुरुआत काल में जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से हो सकता है प्रेरित रहा हो, जिसके कारण कि वहां महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यहां हमें वर्ण व्यवस्था की बात प्रथम बार देखने को मिलता है, अर्थात वर्ण व्यवस्था का विकास प्रारंभ हो चुका है। यहाँ जब वर्ण व्यवस्था का देखते हैं तो वह वर्ण व्यवस्था जो है वह 3 भागों में है। यह वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य है। यहां वर्ण व्यवस्था को हम देखते हैं वह 3 भागों में है, वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यह जो व्यवस्था है यह कर्म पर है, यानी कि कर्म कहने का अर्थ है कि कार्यात्मक है, अर्थात कि जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार यहां हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बाद के कालों में ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूत्र में हमें देखने को मिलता है कि यह जो व्यवस्था है वह 4 भागों में बट गया है। अब एक नया वर्ण आ गया है, वह वर्ण होता है क्षूद्र का। यहां पर देखेंगे ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, उसके बाद शूद्र। इसकी जो चर्चा है यह है पुरुष सूत्र में। यह आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो वहां एक जगह यह चर्चा देखने को मिलती है। एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे पिताजी लड़ाई करते हैं, मेरी माँ गृहिणी है, मैं वेदों का उच्चारण करता हूं, अर्थात कि उसके घर में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है और वैश्य भी है। अर्थात कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है वो नहीं है। लेकिन बाद के कालों में 10वां मंडल को जब हम पढ़ते हैं तब देखते हैं कि वहां वर्ण व्यवस्था की बात आई, और बाद के कालों में जब देखते हैं धीरे धीरे कर करके वहां एक चौथा भी व्यवस्था आता है वर्ण का, वह है क्षुद्रों का। इसका जो काम था, यह जो क्षुद्र का यह था कि ये तीनों जो वर्ण हैं, इस तीनों वर्णों का सेवा करना। यह आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक काल में जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जो वहां की शिक्षा है वो मौखिक है। यह जो शिक्षा है यानी शिक्षा जो है वह मौखिक है। यह शिक्षा कैसे चल रही है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे? मेढक की तरह। जब बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि जो मेढक होता है वो एक मेढक करेगा टर, तो उसके साथ साथ बहुत से मेढक धीरे धीरे टर टर करना उच्चारण कर देते हैं। वही स्थिति यहाँ शिक्षा के थे। जब गुरुजी बैठ करके वो आसन पे किसी चीज का उच्चारण करते थे तो नीचे बैठे हुए जितने भी उसके शिष्य थे वह एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते थे। यहाँ देखेंगे स्त्री के बारे में, स्त्री की जो स्थिति है वह शिक्षित है। क्योंकि ऋग्वेद की रचना में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वास, मुद्गलानी इत्यादि जो ऐसे स्त्रियां हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ऋग्वेद की रचना में अपनी योगदान दी है, अर्थात की सहायता के। इसमें देखेंगे खास कर करके जो मुद्गलानी है, यह आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन आप लोग याद रखेंगे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वास को भी। ऋग्वेद में महिला समानांतर आपको देखने को मिलेगा पुरुष का। यहां स्थिति इनकी बहुत अच्छी है। यह स्वतंत्र है, जग में भाग लेती है, शिक्षा ग्रहण करती है, राजनीति में भाग लेती है। लेकिन पुरुष श्रेष्ठ है एक मतलब पे। पुरुष के बारे में हम लोग बोलेंगे, वह कहां पर श्रेष्ठ होता है महिला से? वह श्रेष्ठ होता है वीर पुत्रों की प्राप्ति की कामना के। जब हम बात देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे महिला पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी सी नीचे है। क्यों भाई? तो सोसाइटी डिमांड है पुरुष का। आज भी हम वर्तमान में देख लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो महिला आगे बढ़ जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए या तो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन हर एक की कामना होती है कि हमें एक बेटा होना चाहिए। अर्थात जो सोसाइटी डिमांड आज भी है वो पुरुषों को वर्चस्व प्रदान किए हुए हैं। इसका जो सप्लाई करने वाला था वह है भगवान। दूसरा चीज देखेंगे यहां पर कि नियोगी प्रथा है।
नियोगी प्रथा का प्रचलन यहाँ है। यह जो नियोगी प्रथा होती क्या थी, पति के मरने के बाद पति के छोटे भाई से विवाह कर लेना। किस लिए? तो मां के रूप में प्रयोग, मां के रूप में प्रयोग के लिए यह बात आई थी। ऋग्वेद में आप देखेंगे महिलाओं से संबंधित कुप्रथा नहीं है, कुप्रथा नहीं है। विधवा विवाह जो था, पुनर्विवाह जो था, वह मान्य है। महिलाओं के विवाह की जो उम्र थी वो बाल विवाह नहीं था, उसकी वो उम्र थी वो 15-16 के वर्ष के आसपास ही था, अर्थात कि बाल विवाह पर रोक था। 2-3 पीढ़ी के लोग एक साथ ही रहा करते थे। अर्थात ऋग्वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था हमें देखने से स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति है वो पूरी तरह से छीन नहीं हुई है। लेकिन बाद के कालों में जब हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में जाति प्रथा नहीं है, छुआछूत नहीं है, लेकिन बाद के कालों में हमें भारत में देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं इसकी राजनीतिक व्यवस्था को। ऋग्वैदिक काल अर्थात कि वैदिक काल के जब हम राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं तो यह पता चलता है कि ये लोग घुमंतु हैं। ये लोग क्या है? घुमंतु हैं। क्योंकि ये लोग पशुचारक थे तो निश्चित था कि घूम घूम करके अपने पशुओं को चराया करते थे। दूसरा चीज इसमें देखने को हमको मिलता है कि ये युद्धरत थे। युद्धरत कहने का अर्थ है कि जब पशुओं को लेकर के जाते थे एक क्षेत्र से दूसरे, तो जो ग्रुप होता होगा 1, 2, 3, वो लोग ग्रुप में जब ये लोग मिलते होंगे तो किसी बात के चलते इन लोग में झगड़ा होता होगा, चाहे पशु चराने के चलते हो या तो पशुओं की चोरी के चलते हो। साथ ही साथ ये और भी देखने को मिलता है कि क्षेत्र विशेष के चलते ये लोग झगड़ा करते होंगे, जिसको हम लोग देखते हैं दशराज युद्ध के रूप में। यहां लड़ा जो गया है दशराज युद्ध। दशराज युद्ध जो है वो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। वर्तमान में पुरुषनी नदी को रावी भी कहा जाता है। यह है जो लड़ा गया है पुरुषनी नदी के किनारे। वर्तमान में इसको रावी बोलते हैं। यह आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे कि यह जो झगड़ा है, यह जो लड़ाई है, यह एक सुदास नाम के राजा हैं। ये जो लड़ाई किए हैं, यह किए हैं 5 आर्य प्लस 5 अनार्यों के साथ। धीरे धीरे जब ये लोग एक जगह रहने लगे तो छोटा छोटा गांव के रूप में ग्रुप बना लिए। मान लिया जाए ग्रुप 1 हो गया, यहां ग्रुप 2 हो गया, या तो ये ग्रुप 3 हो गया। ये सब ग्रुप है। इन्हीं ग्रुपों को या तो इन्हीं समूहों को, जो एक छोटे छोटे समूह थे, इन्हीं समूहों को बोला जाने लगा जन। यह जो है एक जन के रूप में आया। यह जब जन के रूप में आया तो निश्चित है कि एक कबीलाओं का समूह था। यहां पर कबीला का जो प्रमुख होता था, उस प्रमुख को बोला जाता था मुखिया। क्योंकि छोटे छोटे जनों का यह समूह है
तो उन कबीलाओं को, प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। यहां ध्यान देंगे कि जो मुखिया है वह राजा नहीं है। अब हम लोग इसकी राजनीतिक जो संरचना है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें। यह जो कबीला है, इस कबीला में हम देखेंगे कि जो सबसे छोटी इकाई है वो है जन। जन के प्रमुख को जनस गोपा बोला जाता था। इसका जो प्रमुख है जनस गोपा बोलते हैं। कहीं कहीं पर हमको इसको मिलेगा गोपति, राजन। यह एक जो थे यह समान पार्षद थे। इससे बड़ा देखेंगे कि मिलेगा 20। 20 के जो प्रमुख हुआ करते थे उसको बोलता था बीसपति। बाद में ग्राम, ग्राम के प्रमुख को ग्रामनी। फिर देखेंगे कुल। कुल के जो प्रमुख होते थे उसको बोलते थे कुल। इस कुल में दो तीन पीढ़ी साथ रहा करते थे। इसी में देखेंगे कि आगे चचेरा, ममेरा, फुफेरा इत्यादि जो होदा करता था उसको लोग बोलता था नमृत। यह जो है एग्जामिनेशन के दृष्टि से आपका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले कुल, कुल के बाद आया ग्राम, ग्राम के बाद 20, 20 के बाद जन, जन के प्रमुख जो होता था, क्योंकि एक कबीलाई है तो कबीलाई संरचना ही आपको देखने को मिलेगी। घर में कंट्रोल करने के लिए कुलप, उससे बड़ा ग्राम के लिए ग्राम में, 20 के लिए बीसपति, और जब एक छोटा सा समूह बन गया उसको हम लोग बोले जन, जन के प्रमुख को जनस्थ गोपाल। अब इसका जो हम संगठन है, किस तरह से यह लोग शासन व्यवस्था करते थे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संगठन को जब हम देखते हैं तो संगठन में महिलाएं भाग लेती हैं। तो सबसे पहले है विद्वत। विद्वत के नीचे होता था सभा, और सभा के नीचे होती थी समिति। विद्वत को जो था यह आम सभा था। इस आम सभा में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लिया करते थे। दूसरा है सभा। यह जो सभा थी वो विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सभा होती थी, यानी विशिष्ट व्यक्तियों को ही इस सभा का सभापद प्राप्त था, अर्थात कि इसके सदस्य बनने के लिए कुछ खास योग्यता रही होगी। महिलाएं उपस्थित होती थी। तीसरा जो है समिति। समिति में सारे जन की समान पार्षद थे,
इसका कार्य राजा का चुनाव करना था। यह राजा के शक्ति पर नियंत्रण रखते थे। इसका प्रधान जो होता था वह ईशान या पति कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत, शक्तिशाली तथा राजत्व का सिद्धांत का दैवीय सिद्धांत माना जाने लगा। अब देखेंगे कि जहां ऋग वैदिक काल में राजा नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते राजा की बात होने लगी है। साथ ही साथ यह जो था, पहले कोई भी को चुनाव कर लिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब वंश के अनुसार हो गया, जो कि आज भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। मध्यकालीन भारत में आपको पूरी तरह से मिलेगा देखने को, चाहे मुगल वंश हो या तो कोई और वंश, उसका बेटा ही बनता था राजा। शक्तिशाली देखेंगे कि राजा को बहुत ज्यादा बना दिया गया। यह भी कहा जाने लगा कि राजा तो है जो है वह दैवीय अवतार है, देवों के द्वारा ही इसको बनाया जाने लगा है, अर्थात कि यह दैवीय शक्ति लेकर के आया है, यानी दैवीय सिद्धांत को माना जाने लगा। इस समय आपको देखने को मिलेगा राजा की उपाधि में भी दी जाने लगी। वह थी सम्राट का, साथ ही साथ विराट हो गया। नियमित सेना का यहाँ प्रचलन हो जाता है। जहां पहले नियमित सेना नहीं थी, अब नियमित सेना हो गई। मंत्रियों की संख्या हो गई, यानी मंत्री जो बन गए वो मंत्रियों की संख्या 12 हो गई। यह निश्चित कर दिया गया। साथ ही साथ देखेंगे ऋग्वेद में कि जहां विद्वत की चर्चा मिलती है, उत्तर वैदिक काल में आपको विद्वत का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। यह था ऋग वैदिक काल का सामाजिक और राजनीतिक संरचना। यहीं पर आज मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूं। अगले ब्लॉग में आप लोगों को मैं ऋग वैदिक काल का धार्मिक और आर्थिक जीवन से संबंधित कुछ पहलुओं पर चर्चा करूंगा। जो हमारे वीडियो पे नए आए हैं, अर्थात कि जो हमारे चैनल में नए आए हैं, वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को बजा लेंगे, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंच जाए। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।